हाय। क्या आपका एक आईवीएफ साइकिल फेल हो चुका है और आप दूसरी बार आईवीएफ कराने से पहले परेशान हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या दूसरे आईवीएफ में किसी तरीके से प्रेगनेंसी के चांसेस बेहतर हो सकते हैं या नहीं? तो आज बात करते हैं कि क्या सेकेंड साइकिल आईवीएफ में प्रेगनेंसी के चांसेस बेटर होते हैं या नहीं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ये जानने के लिए कि वो क्या चीज़ें हैं जिसे हम मॉडिफाई करके सेकेंड साइकिल को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर आपके और आपके पार्टनर के टेस्ट के हिसाब से आपकी जो बेसलाइन पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अंडा बनाने की क्षमता, सीमेन एनालिसिस, आपका हाइट, वेट, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट आपके लिए एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि किस तरीके से हमें सबसे ज़्यादा अंडे एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं एक आईवीएफ साइकिल में। अब एग जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो कुछ फैक्टर्स जैसे कि एज हो गया, आपका एग रिजर्व हो गया, ये नॉन मॉडिफाइबल है, हम इनको बदल नहीं सकते। पर जो इंजेक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, उसको हम फिर भी टेलर मेड कर सकते हैं आपके बेसलाइन पैरामीटर्स पे। देन स्पर्म की जो हमारी क्वालिटी है, जैसा सीमन एनालिसिस है, अगर एबनॉर्मल सीमन पैरामीटर्स हैं तो हम कुछ स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बेटर एम्ब्रियो बना सकें एक आईवीएफ साइकिल। तीसरा है लाइनिंग के बारे में। एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट ऑलरेडी आपके अल्ट्रासाउंड से, 3D स्कैन से या हिस्ट्रोस्कोपी से, जैसे भी आपकी यूट्रस की लाइनिंग को भी असेस करके चलते हैं। तो हमने पहली आईवीएफ साइकिल में ये सारे आपके पैरामीटर्स को स्टडी किया, आपके लिए एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया और उसके बाद आपका आईवीएफ किया। बट अगर ये आईवीएफ साइकिल फेल होती है तो हम नेक्स्ट साइकिल में क्या क्या चीज़ों को और इम्प्रोवाइज करके चल सकते हैं। एक आईवीएफ का ट्रीटमेंट टेलर मेड हम कितना भी करके चले, बट फिर भी जो रिस्पॉन्स है, जो बॉडी है, वो बिल्कुल मैथमेटिकली नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हम सेम डोज 10 लोगों को इंजेक्शन की लगाते हैं और सब में सेम आउटकम हमें मिलता है। आपके जेनेटिक्स, आपका लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग हो सकता है किसी और पेशेंट से। तो आपकी एज, आपके वज़न के हिसाब से, आपके एग रिजर्व के हिसाब से, अगर कोई पिछली साइकिल में आपको इंजेक्शन यूज़ किया गया है तो उस पर रिस्पॉन्स अगर हमारा जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम आया है तो हम इंजेक्शन की टाइप बदल सकते हैं। कभी कभी एक ही प्रकार का इंजेक्शन लगा होता है पिछली साइकिल में, तो हम इस बार 2 तरीके के इंजेक्शन लगा सकते हैं। FSH LH का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, डोज को बढ़ा सकते हैं ताकि जितना एग रिजर्व हमें दिख रहा है हमारा रिस्पॉन्स उस हिसाब से एडिक्वेटली अचीव हो जाए। प्रोटोकॉल की बात करें तो अगर छोटे बड़े एक साइकिल में हमें मिलते हैं, इनमेच्योरिटी ज़्यादा मिलती है, तो हम प्रोटोकॉल भी बदल सकते हैं, एगनिस्ट एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल में चूज़ कर सकते हैं। ट्रिगर आपको पिछली बार क्या मिला था, एग रिट्रीवल का टाइम कितना था ट्रिगर से, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें हेल्प करती है एक सब्सिक्वेंट साइकिल में आपके लिए ट्रिगर की टाइप, डोज, नंबर। इनफैक्ट 2 तरह के इंजेक्शन भी ट्रिगर में यूज़ कर सकते हैं मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए। अगर हमारा टाइमिंग की बात करें तो कितने दिन के स्टिमुलेशन के बाद, कितने दिन के इंजेक्शन के बाद अंडे निकाले गए थे, ये और हमारे ट्रिगर से और पिकअप के बीच के टाइमिंग को अगर हम ऑल्टर करें तो हम मैच्योर एग ज़्यादा निकाल सकते हैं। ये सब है एक मॉडिफाइबल पार्ट। ये सब चीज़ें हम अगर एक आईवीएफ साइकिल की हमारे पास इंफॉर्मेशन हो और हमें वो लगे कि वो एडिक्वेट नहीं है तो हम इसको चेंज करके चल सकते हैं। स्पर्म की हमने बात की, हम ऑलरेडी सीमन एनालिसिस के हिसाब से चूज़ करते हैं स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स को, बट कभी कभार सीमन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल होता है, फर्टिलाइजेशन भी अच्छे से होता है, पर लैब में एम्ब्रियो की बढ़त दूसरे तीसरे दिन के बाद होती नहीं है। वो जताती है कि हमारे प्रोबेबली कुछ ना कुछ कंपोनेंट है सीमन का जिसकी वजह से हमारे एम्ब्रियो की ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो गई है। एक सब्सिक्वेंट साइकिल में, एक फील्ड आईवीएफ साइकिल के बाद हम सीमन पैरामीटर्स पे भी वर्क कर सकते हैं। डिस्पाइट दे बीइंग नॉर्मल, स्पेशल टेस्ट किए जा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जा सकते हैं, जिससे कि हम सीमन को अच्छे से और सेलेक्ट करें इवन इन नॉर्मल सीमन रिपोर्ट, ताकि हमारे पास बेस्ट स्पर्म्स हो जो हम एग से मिलाएं और एम्ब्रियोज बनाएं।
यह एम्ब्रियोज जो है लैब में अच्छी बढ़त हासिल करे और ब्लास्टोसिस्ट यानी डे 5 की स्टेज तक जाए। रिगार्डिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, अब यूट्रस की लाइनिंग को हम प्रिडोमिनेंटली एक 2D 3D अल्ट्रासाउंड से असेस करके चलते हैं। अगर वो ठीक होती है, वी पर्सनली डोंट प्रेफर टू डू हिस्ट्रोस्कोपी इन एवरी पेशेंट, बट अगर आईवीएफ फेलियर है तो हमें आईवीएफ के रिजल्ट्स आउटकम को बेटर करने के लिए एक प्रोसीजर जिसे एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग कहते हैं वो कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, अंदर कुछ ऐसी चीज़ जो हमें अल्ट्रासाउंड ना बता रही हो उसे डिटेक्ट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। कुछ एडेशंस ऐसी होती हैं जो 2D स्कैन 3D स्कैन पे विजिबल नहीं होती हैं, बट अगर हिस्ट्रोस्कोपी की जाए तो उसके बाद वो डिटेक्ट भी होती हैं, ट्रीट भी होती हैं और वो लाइनिंग के कैरेक्टर को अच्छा नेक्स्ट टाइम बनने में हेल्प भी करती है। ये सभी चीज़ें जो है ये हम अगर पहली साइकिल हमारे पास हुई है और उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम मॉडिफाई करके चल सकते हैं नेक्स्ट साइकिल पे। देन बात आती है जेनेटिक्स की। अगर आपके एम्ब्रियोज भी ए ग्रेड बने हैं, आपकी लाइनिंग भी बहुत अच्छी है और आपकी पहली साइकिल में देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू इम्प्रूव, देन इन दैट सिनेरियो हम उसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड आईवीएफ फेलियर। अब ऐसे केस में आप दोबारा सेम सेटिंग में ट्राई भी कर सकते हैं। लाइनिंग बनाने के तरीके को मॉडिफाई किया जा सकता है कि हम हार्मोन रिप्लेसमेंट ना दे के आपकी खुद से नेचुरली अच्छी लाइनिंग बन रही है तो उसका प्रयोग करके चलिए। और साथ ही कुछ स्पेशल जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो एम्ब्रियो के भी होते हैं जिसे PGTA कहते हैं, और लाइनिंग के जेनेटिक टेस्ट जिसे एरा कहते हैं ये भी किए जा सकते हैं ताकि हम देखें एक मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक जेनेटिक लेवल पे कि क्या एक ब्लास्टोसिस्ट ए ग्रेड एम्ब्रियो जेनेटिकली ठीक है या नहीं है। जितनी आपकी एज एडवांस होती है उतना प्रोबेबिलिटी होता है कि एम्ब्रियो जेनेटिकली एबनॉर्मल हो और वो फिर भी ब्लास्टोसिस्ट बना रहा हो। सो ये जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर अच्छी लाइनिंग के बाद में यूट्रस की लाइनिंग को टेस्ट कर सकते हैं जेनेटिक टेस्ट के लिए, ये देखने के लिए कि क्या वो एम्ब्रियो को रिसेप्टिव है या नहीं, क्या उसमें एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने की टेंडेंसी है या नहीं, अपने अंदर अटैच करके प्रेगनेंसी करने की टेंडेंसी है या नहीं। सो ये एक और दायरा है जिसको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस सब चीज़ में ये है कि आपकी पहले आईवीएफ साइकिल के हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर हमें पता होगा कि पहली साइकिल में किस तरह के इंजेक्शन लगाए गए हैं, किस डोज पे लगाए गए हैं, कितने दिन लगाए गए हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, अल्ट्रासाउंड पे कितने फॉलिकल्स बने थे, कितने एस्पिरेट हुए थे, कितने अंडे निकले, कितने मैच्योर कितने इमैच्योर, सीमन के पैरामीटर्स क्या थे, सिलेक्शन टेक्निक यूज़ हुई या नहीं हुई, लैब में कौन सा मीडिया यूज़ हुआ, लैब में बढ़त कैसी हुई ऑन अ डे टू डे बेसिस, और फाइनली जो एम्ब्रियोज की ग्रेडिंग कैसी थी उसकी पिक्चर्स अवेलेबल हों तो और भी अच्छा है। आपकी लाइनिंग बनाने के लिए क्या प्रोटोकॉल यूज़ हुआ था, उस टाइम पे आपकी 2D 3D अल्ट्रासाउंड लाइनिंग के अगर अवेलेबल हों तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहती है तो हम एक बेटर सूटेड प्रोटोकॉल आपका सब्सिक्वेंट साइकिल में बना सकते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितने लोग आईवीएफ फेल करते हैं उसमें से करीब 30 से 40% लोगों में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके नेक्स्ट साइकिल में बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपका आईवीएफ साइकिल फेल हुआ है, आप रिक्वेस्ट करके अपने पिछले आईवीएफ सेंटर से रिकॉर्ड्स रिट्रीव कीजिए। हम अपने पेशेंट्स को सारे रिकॉर्ड्स देते हैं ताकि दे आर फ्री टू टेक एनी ओपिनियंस ऑन दैट। IVF इज़ नॉट अ परफेक्ट मैथमेटिकल साइंस। इसमें हमेशा हो सकता है प्रेगनेंसी आउटकम ना मिले आपको पहली बार में, बट इट इज़ अ साइंस एंड देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्लाइंग न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूवमेंट्स जिससे कि आपके रिजल्ट्स बेटर हो सके। ये सारे रिकॉर्ड्स लेके आप अपने IVF स्पेशलिस्ट से डिस्कस कीजिए कि हम क्या क्या पैरामीटर्स को सुधार सकते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट साइकिल के लिए जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी और डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू।